अब हम लोग का जो टॉपिक है वह है इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो देखिए, दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं, मगर यह कंडीशन पे डिपेंड है कि हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं और उनके बीच में कितने इंटीजर्स आ सकते हैं, यह हमको देखना होगा। जैसे आपको तो मालूम है कि इंटीजर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इंटीजर्स का जो रेंज होता है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक रेंज होता है। मतलब देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इंटीजर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। लेकिन दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स है वो केसेस पे डिपेंड करता है। किसी केस में 1 होगा, किसी केस में 10 होगा, किसी केस में 100 होगा, किसी केस में नहीं भी होगा। तो हमको उन हर केस के बारे में यहाँ देखना है। जैसे अगर हम आपको बोले कि -4 और -7 के बीच में कितने इंटीजर्स है, -4 और -7 के बीच में कितने इंटीजर्स है, तो एक क्या हो गया -5 और -6। मतलब देयर आर ओनली टू इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड -7। अब मान लीजिए -9 एंड 9 के बीच में कितने इंटीजर्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -8 है, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17। मतलब हम बोल सकते हैं कि -9 और 9 के बीच में कितने इंटीजर है? 17। यहाँ कितने इंटीजर्स थे? 2। अब जैसे मान लीजिए 6 और 11 में कितने इंटीजर्स होंगे, तो आप क्या बोलिएगा सर? 7, 8, 9, 10। मतलब 6 और 11 के बीच में केवल 4 ही इंटीजर्स हैं, 7, 8, 9, 10। तो इसी प्रकार आपको सवाल देखकर बताना होगा कि इस दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स पॉसिबल है। अब जैसे 6 और 7 के बीच में, तो 6 और 7 के बीच में कोई इंटीजर होता ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो 6.1, 6.2 नहीं ना होगा। इंटीजर्स क्या है? 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट, -1, -2 से लेकर इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक। तो 6 और 7 के बीच में क्या आपको लग रहा है कि कोई भी इंटीजर्स है? तो यहाँ क्या हो गया? नो इंटीजर्स। मतलब 6 और 7 के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं है। इसी प्रकार किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, यह आपके बुद्धिमानी पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसको एज्यूम कर रहे हैं। किसी इंटीजर्स के बीच में 2 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 20 होगा, किसी में नहीं भी होगा, जो मैंने हर केस यहाँ आपको बताया है। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स है, देन देयर आर सेवरल इंटीजर्स लाई बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच में बहुत सारे इंटीजर्स लाई करेंगे, बट नॉट इन ऑल केसेस, मगर हर केस में लाई नहीं करेगा। समटाइम्स देयर आर नो इंटीजर्स दैट लाई बिटवीन देम, दे डिपेंड अपॉन कंडीशन। मतलब जो मैंने आपको बताया उसी को मैंने यहाँ लिख दिया कि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, कि दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे इंटीजर्स लाई कर सकते हैं, मगर यह कंडीशन पर डिपेंड है। किसी केस में 1 होगा, किसी केस में 20 होगा, किसी केस में 100 होगा, किसी केस में 0 होगा। तो इसमें आप लोग को अब गलती नहीं करनी चाहिए। अब हमारा जो दूसरा है, अब हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो देखिए। इन ए क्यूज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। एक क्विज हो रहा है किसी स्कूल में, पॉजिटिव मार्क्स जो है गिवन फॉर करेक्ट आंसर। अगर आप सही जवाब दीजिएगा तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत जवाब दीजिएगा तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। और इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड। अब देखिए, एक बच्चा था जैक, वो किसी स्कूल का एक बच्चा था, वो स्कूल लेवल पे क्विज कंपटीशन में भाग लेने गया, जहां उसको एक टर्म्स बताया गया कि यदि आप सही जवाब दीजिएगा तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और यदि आप गलत जवाब दीजिएगा तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो वह 5 सक्सेसिव राउंड, मतलब 5 राउंड का वो क्विज था। तो अब आपको बताना है कि व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर। तो उस क्विज के आखिरी में उस जो बच्चा था जैक, उसका टोटल स्कोर कितना होगा। तो क्विज का जो फर्स्ट राउंड था उसमें कितने मार्क्स मिले उसको? 25। दूसरे में कितने मिले? -5। तीसरे में कितना मिला? -10। चौथे में कितना मिला? 15। पांचवें में कितना मिला? 10। कोई बच्चा जैक था जिसको यह बताया गया कि यदि आप सही जवाब दीजिएगा तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, गलत जवाब दीजिएगा तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो उसको उस क्विज
जो था वो 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंडों का वो कंप्राइज था, मतलब वो क्यूज 5 राउंडों में होने थे। हर राउंड का जो उसका मार्क्स आया, फर्स्ट राउंड में उसको 25 मार्क्स मिले, सेकेंड राउंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ में 15 एंड फिफ्थ राउंड में 10। तो अब आपको बताना है, या अब वो बच्चा सोचेगा या जो वहाँ जज होंगे वह उसको आखिरी जो टोटल मार्क्स होगा वह कितना होगा। तो जज कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको इंटीजर्स का ज्ञान नहीं था, मगर आप लोग को तो इंटीजर्स का ज्ञान है। तो आपको बताना है कि उसका टोटल मार्क्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। सबको क्या कर लिए हम लोग, ऐड किए। तो 25 प्लस 15 क्या हो गया 40, और 40 प्लस 10 क्या हो गया 50 मार्क्स। मतलब सही मार्क्स के लिए कितना नंबर मिला उसको 50। अब कितना सवाल बता रहा होगा वो नहीं मालूम, लेकिन गलत मार्क्स कितना हुआ -5 प्लस -10, दो सेम इंटीजर्स के बीच में एडिशन हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऐड होता है, 10 बड़ा है कि 5, 10 बड़ा है साइन माइनस। अब टोटल मार्क्स क्या हो गया, अनलाइक फैमिली, मैग्नीट्यूड माइनस होगा, 50 बड़ा है। मतलब उस क्विज के आखिरी में जो जैक था, जैक का टोटल स्कोर कितना था 35। मतलब जैक ने केवल 35 मार्क्स ही अचीव कर पाए उस क्विज के एंड होते तक। उस क्विज में जो 5 राउंड था, उस 5 राउंड मिलाकर जो जैक का स्कोर था वो 35 था। तो यह सवाल इसी प्रकार आपको सोचना है और यह सवाल आपका बिल्कुल इसी वे में बनेगा। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर आते हैं। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। ऐसे सवाल बहुत कठिन तो नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है तो यह सवाल आपको परेशानी में डाल सकते हैं। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका सम -7 है। अब आपको तो मालूम नहीं, पेयर ऑफ इंटीजर मतलब 2 इंटीजर होने चाहिए। तो आप मान लीजिए एक इंटीजर्स a है और दूसरा इंटीजर्स b है, तो a प्लस b का जो सम होना चाहिए वह क्या होना चाहिए -7। तो यह कोई एक ही पेयर नहीं बनेगा, आपका जो पेयर आएगा वो दूसरा आएगा, हमारा पेयर दूसरा आएगा, हर बच्चे का पेयर दूसरा आ सकता है। कोई एक ही बच्चे का आंसर सारे बच्चे को आ जाए, यह हर केस में ज़रूरी नहीं है। मेरा आंसर जो आएगा वो भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपके आंसर से डिफरेंट होगा। आप क्या करिए, a को कोई भी एक इंटीजर्स का वैल्यू दे दीजिए। आप यदि a को 5 देते हैं, आप a को 5 दिए तो b निकालना है। b के लिए क्या कीजिएगा, 5 प्लस b इक्वल टू -7। तो b इक्वल टू क्या हो गया -7। यह यहाँ पॉजिटिव साइन है, इधर जाएगा तो इक्वल टू के रखिए। अगर पॉजिटिव साइन है तो इक्वल टू के बाद निगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा, निगेटिव साइन है तो वो इक्वल टू के बाद जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के बाद डिवीजन में आएगा, और जो डिवीजन में है वो इक्वल टू के बाद मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ क्या है, प्लस साइन छुपा हुआ है, ये इधर जाएगा तो क्या हो गया -5। तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया b इक्वल टू -12। तो आपका जो पेयर था, पेयर क्या आ गया 5 -12। अब इसको ऐड कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा -7। तो इसी प्रकार आप इस सवाल को एक और वे में मान लीजिए, a प्लस b क्या हो गया -7। आप a को क्या मान लिए, आपने a को 0 माना, तो 0 प्लस b इक्वल टू क्या हो गया -7। तो b का वैल्यू -7, यहाँ पेयर क्या हो गया 0 -7। तो आपका पेयर डिपेंड करेगा वो आपके वैल्यू पे कि आपने a का वैल्यू क्या माना है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप a को ही मानिए, किसी केस में आप b का वैल्यू 1 मान लीजिए तो a का वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए, जैसे फिर से मैं बता रहा हूं, a प्लस b है -7, हमने b के वैल्यू को 5 डाल दिया, तो a प्लस 5 क्या हो गया -7। तो a इक्वल टू क्या हो गया -7 -5 -12। मतलब जब a का वैल्यू -12 है तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए +5। तो यही हमारा पेयर ऑफ इंटीजर्स हो गया जिसका सम क्या था -7। तो वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि आप a या b को किसी भी वैल्यू को क्या मानते हैं, वो आपके ऊपर है। दूसरा डिफरेंस इज -10। तो फिर से यही करना है, a माइनस बी इक्वल टू -10। आप a क्या मानिएगा, मान लेते हैं हम a 108 माने, 108 माइनस बी इक्वल टू -10। यह -10 इधर आएगा तो क्या हो गया +10, यह माइनस बी को उधर लेगा तो क्या हो गया b। तो b का वैल्यू क्या आ गया 118। तो a का वैल्यू 108
और b का वैल्यू 118, दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ गया -10। इसी प्रकार आपको अप्रोच करना अपना। तीसरा, सम इज 0, दो इंटीजर्स को जोड़ने पे क्या आना चाहिए वैल्यू उसका सम का 0। तो a प्लस बी 0 है, मान लीजिए a माने आप 1, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू -1। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया 1 और -1। यदि b को 2 मानते तो a को क्या मान लेते -2। तो आपका सवाल कुछ भी हो, वैल्यू आप कुछ भी ला सकते हैं, यह बस मैं आपको बताने के लिए किया हूँ कि आपका अप्रोच क्या होगा। डिफरेंस इज 8, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 8। यदि a का वैल्यू 10 है तो 10 माइनस बी इज इक्वल टू 8 को यहाँ ले आए तो 10 माइनस 8, b माइनस में इधर जाएगा तो प्लस b, तो b का वैल्यू क्या आ गया 2। तो पेयर क्या हो गया हमारा 10 और 2 का। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आपका वैल्यू किताब से मैच कर रही है जरूरी नहीं है, आपका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मगर आपका जो वैल्यू आएगा जब उसको जोड़िएगा तो हर केस में -7 दे, इस केस में -10 दे, यहाँ 0 दे और यहाँ 8 दे, तो वो आपके ऊपर है, वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारा यह सवाल है, इन ए क्लास टेस्ट, एक स्कूल था, उस स्कूल में टीचर ने सोचा कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है उसके जानने के लिए क्या किया, एक क्लास टेस्ट कंडक्ट हुआ। जिस टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे 10 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन कितना था 10 मार्क्स था। 5 मार्क्स आर रिवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, आपका जितना करेक्ट आंसर होता उस अनुसार आपको 5 मार्क्स मिलते। यदि एक सवाल सही हुआ तो कितना मिलता 5 मार्क्स, मतलब हर सही जवाब के लिए 5 मार्क्स टीचरों ने आपके लिए रखा था। मगर अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाता है तो उसके लिए टीचर्स ने -2, मतलब 2 मार्क्स आपसे लेने थे उसको। अब देखिए यहाँ साइन का मतलब क्या हुआ, हम एक टेस्ट लिए, मेरे टेस्ट में 10 सवाल का टेस्ट था, हम क्या बोले कि बच्चों टोटल नंबर का टेस्ट कितना होगा, तो अगर मेरे पास 10 सवाल है तो और एक सही जवाब पे आपको 5 नंबर मिल रहा है, यदि किसी बच्चे का पूरा सवाल सही होता है तो कितना नंबर मिलेगा उसको 50। मतलब बेसिकली वो जो टेस्ट था वो टेस्ट कितने नंबर का हो रहा था मेरे स्कूल में 50 नंबर का, ठीक। तो एक सही जवाब के लिए हमने 5 मार्क्स दिए कि हम आप 5 मार्क्स आपके अकाउंट में रख देंगे कि भैया 5 मार्क्स, एक और सही होगा और 5 मार्क्स आपके अकाउंट में डालेंगे। लेकिन आपका अकाउंट 50 मार्क्स से ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि 50 मार्क्स का ही टेस्ट है। लेकिन अब जो भी सवाल आपका गलत होगा तो उसके लिए 2 नंबर माइनस होगा। 2 नंबर माइनस का मतलब क्या हुआ है कि आपको मान लीजिए 6 सवाल सही हो गया और एक सवाल का 5 नंबर था, तो कितने नंबर आपके पास आ गए, तो आप बोलिएगा सर 30 नंबर। लेकिन 4 क्वेश्चंस गलत हो गए, तो उस 4 क्वेश्चन गलत हुए तो अगर सही होते वो चारों सवाल तो आपको 20 नंबर और मिलते, लेकिन वो 20 नंबर तो गया ही, साथ में हर सही सवाल में से 2-2 नंबर भी हम माइनस करेंगे। इसका मतलब होता है -2 मार्क्स आर रिवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। आप जितना भी सवाल गलत कीजिएगा उसका 5 नंबर तो गया ही क्योंकि वो सही है ही नहीं, लेकिन 2 नंबर हम आपके पास जो मार्क्स है उसमें से भी हम 2 नंबर और ले लेंगे, तो यह तो हमको घाटा हो रहा है। इसलिए हमने निगेटिव मार्क्स को माइनस साइन से असाइन किया। और 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अब कोई बच्चा था जिसको उस सवाल का जवाब नहीं मालूम था, लेकिन वह सोचा कि यदि हम सवाल का जवाब गलत देंगे तो उससे हमारा 2 नंबर जो आया हुआ है पहले का जो मेरे अकाउंट में है वो भी कट जाएगा, तो उसने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो वैसे बच्चे के लिए हमने क्या किया कि 0 मार्क्स असाइन किया, कि मतलब उसका मार्क्स काटेंगे नहीं क्योंकि उसने उस क्वेश्चन को छुआ ही नहीं, गलत ही नहीं किया, तुम क्यों उसका मार्क्स काटे। तो यही इस सवाल का मतलब है। फर्स्ट सवाल, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। उसी स्कूल में एक बच्चा था मोहन जिसने उस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसका 4 करेक्ट आंसर हुआ। तो मोहन के केस में उसका सही जवाब क्या हो गया 4, तो एक सवाल के लिए 5 मार्क्स मिलता, तो 4 सवाल के लिए कितना मिला 20 मार्क्स। लेकिन गलती से उसने क्या किया 6 इनकरेक्ट आंसर दिया, तो अब जो उसको 30 नंबर और मिलने वाले थे, क्योंकि अगर 6 सवाल सही हो जाता तो 5 6 30, 30 नंबर और मिलते। तो क्योंकि 50 नंबर का टेस्ट है वो तो 30 नंबर नहीं मिला, लेकिन उसने 6 इनकरेक्ट आंसर जो किया उससे क्या हुआ 2-2 नंबर और काटे। तो 6 इनकरेक्ट आंसर हुआ तो कितना नंबर कट जाएगा उसका 2 × 6, तो इनकरेक्ट कितना था
6 सवाल, एक सवाल के लिए कितना काटते थे, -2, -12। अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो गया कि भैया उस टेस्ट में उस बच्चे को कितना नंबर आया, केवल और केवल 8 नंबर आया, जबकि उसको आया कितना था, 20 नंबर। लेकिन जो 6 सवाल गलती किया उसका खामियाजा उसके 20 नंबर में से 12 नंबर हमने काट लिया, मतलब उस मोहन को उस टेस्ट में 8 मार्क्स मिले। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग दूसरे में आते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा को भी एग्जाम देना था, उसने भी एग्जाम दिया, लेकिन उसने क्या किया, 5 आंसर करेक्ट दिए। तो रेशमा का करेक्ट मार्क्स कितना हो गया, 25, और 5 जो जवाब उसने गलत दे दिए, तो वो 25 नंबर तो भूल ही जाइए, क्योंकि वह अगर सही होता तो 25 नंबर और ऐड होते, मगर वो 25 तो खत्म। और 5 इनकरेक्ट आंसर का उसको सजा भी मिला कि 2-2 नंबर सब में से काटेंगे। तो 5 गलत जवाब दिए, मतलब कितना माइनस हो गया, -10। मतलब रेशमा को कितने मार्क्स मिले टोटल, 15 मार्क्स। रोहित गेट्स 2 करेक्ट आंसर। रोहित जो था वो थोड़ा कमजोर बच्चा था, नया बच्चा आया था स्कूल में, वो भी उस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जोश के साथ, मगर उसका केवल 2 आंसर ही करेक्ट हुआ। तो उसको कितने मार्क्स मिल गए, 10 मार्क्स। 5 इनकरेक्ट आंसर दिया, उसने क्या किया, 5 आंसर इनकरेक्ट दे दिया, तो 5 का तो मार्क्स मिलता नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन गलती होने पे 2 नंबर आपसे ले लिया जाएगा। तो अब उससे कितने नंबर ले लिए गए, 10 नंबर। तो उसको आया कितना मार्क्स, 0। लेकिन उसने केवल 7 ही सवाल बनाए थे, बचा 3 सवाल, तो उसने 3 सवाल को छुआ ही नहीं था। तो उस 3 सवाल को छुआ ही नहीं था, तो उसके लिए कोई मार्क्स हमने काटे ही नहीं, तो उससे हमको मतलब ही नहीं था। तो उस टेस्ट में रोहित को कितना नंबर आ गया, 0 नंबर, क्योंकि 2 सवाल सही हुआ, 10 नंबर हम दे दिए। 5 सवाल गलत हुआ, 10 नंबर हमने काट लिए, क्योंकि एक गलत जवाब देने पे 2 नंबर हमने माइनस करने थे। तो अब उसके पास कितना बचा, 0। लेकिन जो 3 सवाल था, वो 3 सवाल का जवाब उसने दिया ही नहीं। यदि वो उन 3 सवाल का जवाब गलत देता तो क्या हो जाता नंबर, -6, उसको टोटल मार्क्स आते। और यदि वो तीनों का जवाब सही देता तो उसको कितने नंबर मिल जाते, 15। लेकिन वो तीनों का जवाब दिया ही नहीं, तो उसका टोटल मार्क्स कितना आ गया उस टेस्ट में, 0। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग बिल्कुल इसी प्रकार सोचेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर घबराएंगे तो सवाल गलत होगा। आपको सवाल सही करना है तो इस सवाल को समझना होगा और अपने लाइफ से उसको रिलेट करना होगा। जब तक आप किसी भी सवाल को अपने लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका सवाल गलत होना ही है। तो किसी भी सवाल को अपने लाइफ से इक्वेट कीजिए और बेहद ही शांत मन से आराम से बनाइए, हड़बड़ी की कोई जरूरी नहीं है। तो इस टाइप के सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो अब हम लोग इसके बाद दूसरा टाइप का सवाल देखेंगे जहां आपको मालूम चले कि सवाल बनता कैसे है।